कभी नहीं भुला सकता, क्योंकि मुंबई में 26/11 हमला हुआ था। हम उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई इस हमले में। जो आतंकी हमला हुआ था बहुत ही निंदनीय था और पूरे देश को झकझोरने वाला कृत्य हुआ था, जिसको टेररिस्ट आतंकवादी हमला जो पाकिस्तान से सुनियोजित कर कर हुआ है। आज तक वो टेररिस्ट पाकिस्तान के पास हैं, पाकिस्तान के संरक्षण में रह रहे हैं और इंडिया को अब तक उस पर न्याय नहीं मिला है। 9.5 साल पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने इलेक्शन का कैंपेन कर रहे थे, उन्होंने कहा था जैसे ही प्रधानमंत्री बनेंगे पाकिस्तान को लाल लाल आंख दिखाएंगे और इन सभी आतंकवादी जो एलईटी के लश्कर तैयबा के लोग हैं उनको इंडिया लाया जाएगा, उनको सबक सिखाया जाएगा, उनको पनिशमेंट दिया जाएगा। और जैसे ही सत्ता पाते हैं सबसे पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को न्योता देते हैं। पहले देश के प्रधानमंत्री बनते हैं जो बिना न्योते के पाकिस्तान लैंड कर जाते हैं और वहाँ पे नवाज शरीफ के साथ बर्थडे बनाते हैं। पहले प्रधानमंत्री होंगे जो सारी शॉल डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करते हैं। पर हकीकत यही है कि 9.5 साल हो गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बड़ी बड़ी बातों को। आज तक देश को न्याय नहीं मिला है, मुंबई की जनता को न्याय नहीं मिला है। और हम उम्मीद करेंगे कि याद ज़रूर करेंगे, हम सब करते हैं, पर ये भी उम्मीद के साथ करेंगे कि इनको हम सबको जो इंडिया को जस्टिस मिलना चाहिए। जो ये आतंकवादी हैं उनको सलाखों के पीछे जेल होनी चाहिए और फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। जी, दिवस के रूप में भी मनाते हैं। इसको लेकर संजय राउत जी ने भी कहा कि संविधान दिवस डॉक्टर बाबा साहेब के प्रयासों से देश को मिला है और आज़ादी संविधान की वजह से लोकतंत्र को मजबूत करता है देश को। लेकिन पिछले 10 सालों से जो है संविधान को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। एक दिन संविधान दिवस बनता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संविधान दिवस की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी करती है। बाकी 364 दिन संविधान की धज्जियां उड़ाने में, संविधान को तार तार करने में ये लोग सभी शामिल होते हैं। महाराष्ट्र में सरकार गिराने की बात रही हो, मध्य प्रदेश में रही हो, कर्नाटका में रही हो और बाकी बहुत सारे राज्यों में जिस तरीके से संविधान को तोड़ मोड़ कर काम हो रहा है और सत्ता पे काबू पाने का काम हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भी अंडरमाइन किया जा रहा है। तो मैं तो बस यही कहूँगी, पिछले 10 साल में जिस तरीके से संविधान की धज्जियां उड़ाकर भारतीय जनता पार्टी ने पावर को सेंट्रलाइज किया है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। और 2024 में इसका अंत होने वाला है और संविधान का संरक्षण फिर से सही मायने में जो बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने सोचा था और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने सोचा था वो फिर से लागू होगा। जी, इसके साथ ही आज अभी भी 41 जो वर्कर्स हैं उन्हें नहीं निकाला जा सका है। मैनुअली ड्रिलिंग की बात की जा रही है, मशीन के ब्लेड टूट गए हैं, तमाम अड़चने आ रही हैं, क्या करेंगे? दुर्भाग्यपूर्ण है। आज अगर वही एस्केप रूट जो प्लान में था अगर बना दिया जाता तो आज जो नवंबर 12 से ये लोग फंसे हुए हैं और हर कोशिश अब की जा रही है उनको बचाने की, ये नौबत ही नहीं आती। मैं बार बार एक ही बात कह रही हूँ कि हमारे देश में इंसान की जान इतनी सस्ती है कि हर नियम कानून का पालन नहीं करते हैं, उल्लंघन होता है और इस उल्लंघन की वजह से आज ये हादसा सामने आया है। जो लोग इसके पीछे शामिल हैं, जिन्होंने नियम कानून का पालन नहीं किया है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और साथ ही साथ पूरी कोशिश उनको उनके देखरेख में और उनको बचाने में और उनको वापस घर पहुंचाने में सरकार की होनी चाहिए और केंद्र सरकार की भी। राजधानी दिल्ली में इस वक्त प्रदूषण, भारत से इस वक्त पराली जलाने की वजह से प्रदूषण आ रहा है और जगह जगह पर आग जलने की घटनाएं दिल्ली एनसीआर में हो रही हैं। बाकी हालांकि दिल्ली सरकार पूरे प्रयास कर रही है। मैं बस एक ही चीज़ कहूँगी, कभी पंजाब को दोष दिया जाता है, कभी हरियाणा को दोष दिया जाता है, अब उत्तर प्रदेश को दोष दिया जा रहा है, पर जो लोग इसके जिम्मेदार हैं, चुनाव के जो उनके इलेक्शन प्रोमिसेस थे उसमें से एक बहुत इम्पॉर्टेंट ये हिस्सा था कि इस पे कार्रवाई करेंगे और इस पे किसी तरीके का नियंत्रण लाया जाएगा। पर दुर्भाग्य की बात है कि आपस में ब्लेम गेम चल रहा है, दूसरे राज्यों पे दोष मढ़ा जा रहा है और खुद की जो अकाउंटेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। और आज दिल्ली के जो नागरिक हैं, दिल्ली निवासी जो लोग हैं, उन सबको इस तरीके का पोल्यूशन का सामना करना पड़ रहा है। इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि अब हम मुंबई में भी यही देख रहे हैं कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो ऐसे पुअर या सिवियर की कैटेगरी में आ गया है, कभी हुआ नहीं है। तो मैं बस यही कहूँगी कि सारी सरकारें राजनीति कम करें और प्रायोरिटाइजेशन ऑफ ह्यूमन लाइफ शुरू करें। ओबेसी के लोग हैं जो प्यार है, एक तो इटली है क्योंकि इटली उनकी माँ वहाँ से हैं, दूसरा मोदी जी क्योंकि वो उन्हें सत्ता देते हैं। तो इनके यार कौन है, इनका प्यार क्या है? इनका प्यार यही है कि देश को आप आइडेंटिटी पॉलिटिक्स पे लेकर जाइए पर भारतीय जनता पार्टी के साथ
काम करिए, भारतीय जनता पार्टी को और बढ़ाने का काम करिए। MIM जो संगठन है वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का एक साइलेंट एलाय है। बिहार में देखिए, उत्तर प्रदेश में देखिए, और अब आप वहीं पे देख लीजिए तेलंगाना में जन चुनाव हो रहे हैं। टी राजा सिंह जो हैं, जिनने इतनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है, हेटफुल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया मुसलमानों के खिलाफ, आपने उनके खिलाफ कोई कैंडिडेट ही नहीं खड़ा किया, आपने एक शब्द नहीं बोला है। तो ये जो साइलेंट अलायंस है वो आज तेलंगाना की जनता के सामने है और देश उसको देख रहा है। जी, कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल आ चुके हैं, तेलंगाना इस देश की सबसे भ्रष्ट सरकार है। जिस तरीके से एक माहौल बन रहा है और वो माहौल बदलाव का बन रहा है, उस हिसाब से सब अपनी पार्टीज अपनी अपनी बात रख रही हैं। BRS अपनी बात रख रही है, BJP अपनी बात कर रही है और कांग्रेस अपनी बात कर रही है। पर जो भी चुनावी जो सर्वेज हैं निकल कर आ रहे हैं वो दिखा रहे हैं कि एक बदलाव आने वाला है और कांग्रेस की तरफ रुझान बढ़ रहा है। जो भी है, जो भी जीतता है, तेलंगाना की जनता के लिए काम करे, तेलंगाना की जनता की सेवा हो और तेलंगाना की जनता को जो जो वादे किए हैं उसको पूर्ण करने का काम हो। एक सवाल ये भी है जो है कि जो केंद्र सरकार है, CBI, ED इन सब का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो CBI, मुझे तो हंसी आती है इस बात की कि देश में इतने बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हैं, इतनी बड़ी बड़ी फ्रॉड्स हुए हैं, फ्रॉड्स का कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा है। एक सांसद के ऊपर एक आरोप लगाता है, एक उनका कोई फॉर्मर फ्रेंड लगाता है और दूसरे इंडस्ट्रियलिस्ट को का हाथ मरोड़कर आप उनसे एक स्टेटमेंट ले लेते हैं, उनका क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होता है। इसी बुनियाद पर एक CBI इंक्वायरी, यानी आज हमारे देश की CBI कुछ नहीं है, सेंट्रल एजेंसी ऑफ भारतीय जनता पार्टी बन चुकी है और उन्हीं के काम कर रही है, उन्हीं की सेवा में डटी हुई है। एक आखिरी सवाल, शीतकालीन सत्र से पहले बैठक बुलाई गई है, क्या मुद्दे रहेंगे? देखिए, ये एक पार्लियामेंट्री प्रोसीजर का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है जहां सत्ता पक्ष सुनती है कि विपक्ष क्या क्या चर्चा करना चाहता है, ये भी सुनती है कि बाकी सारे जो पार्टीज़ हैं वो क्या डिस्कस करना चाहेंगी। डिस्कशन तो कुछ होता नहीं है पार्लियामेंट्री प्रोसीजर के हिसाब से, पर सवाल बस ये है कि जनता के जुड़े हुए मुद्दे क्या है। मैं महाराष्ट्र से आती हूँ। आज महाराष्ट्र में जो माहौल बना हुआ है मराठा रिजर्वेशन को लेकर और मराठास और OBC के खिलाफ जो राजनीति चल रही है वो आज देश देख रहा है। इतनी वहाँ पर जिस तरीके से माहौल वायलेंस का बना है और कि वहाँ की सरकार किसी तरीके से कार्रवाई नहीं कर रही है, हम चाहते हैं सबसे पहले चर्चा उस पर हो कि जो आग इन्होंने लगाई है वो आग को बुझाने का जिम्मेदारी पार्लियामेंट की होगी और पार्लियामेंट उस पर चर्चा करे।